वेलकम स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है वीवोक ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। मैं हूं भुवनेश्वर श्रीमाली और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इनकम टैक्स। तो आज हम पिछली क्लास को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको इनकम टैक्स के अंदर जो पर्क्यूटिस होती है, जो अनुलाभ होते हैं, उन अनुलाभों का टैक्स का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो मैं आपको पढ़ा रहा था। तो थोड़ा सा उस चीज़ को रिवाइज कर देते हैं। पिछली क्लास में आपको क्या बताया, मैं पर्क्यूटिस की बात ही कर रहा हूँ। पर्क्यूटिस के अंदर में जो छोटी जो सुविधा होती है, कंपनी की ओर से अपने कर्मचारी को कुछ न कुछ सुविधाएं प्रदान की जाती है। तो कंपनी की ओर से कर्मचारी को सुविधा प्रदान की जा रही है, तो उस केस में इनकम टैक्स बोलता है कि आपको सुविधा मिल रही है, उन सुविधाओं का मूल्य निकालो जो आपके लिए लाभ होते हैं, और लाभ के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स चुकाना पड़ता है। उस पर कर योग्य की गणना की जाती है, कर की गणना की जाती है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि कंपनी की ओर से अपने कर्मचारी को मुफ्त भोजन की सुविधा प्रदान की जाती है, तो उस केस में उसका टैक्स का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो मैं आप लोग को बता दिया था। पॉइंट नंबर 2, उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था, मैंने आप लोगों को क्रेडिट कार्ड के बारे में भी बताया था कि क्रेडिट कार्ड की कोई सुविधा मिलती है कंपनी की ओर से अपने कर्मचारी को, तो उस केस में उसका टैक्स का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। साथ ही साथ मैंने आपको गिफ्ट वाला आपको ध्यान हो तो गिफ्ट में मैंने आपको बताया था कि 5,000 तक की यदि कोई वैल्यू होती है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यदि 5,000 रुपये से ज़्यादा है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी राशि की गणना करने के बाद जो राशि बनती है उस पर क्या चुकाना पड़ेगा, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। मैंने आपको उसमें एक चीज़ बताई थी, ध्यान हो तो, जो गिफ्ट मिलता है वो नकद या चेक के रूप में प्राप्त नहीं होना चाहिए। यदि नकद या चेक के रूप में है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा क्या होगा, जो भी राशि मिलेगी वो कर मुक्त नहीं होगी, आपको उसके ऊपर कर चुकाना ही पड़ेगा। कंप्लीट इशू यहाँ तक। तो ये तो बात होगी, पिछली क्लास तक की बात करते हैं। और उसमें मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, जो छोटी सुविधाएं होती है, कि बड़ी सुविधाओं में क्या आ गया, बड़ी सुविधा में आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी है। छोटी सुविधाओं में जो छोटे छोटे पॉइंट है, नौकर की सुविधा, भोजन की सुविधा, बिजली पानी की सुविधा, गैस की सुविधा, क्रेडिट कार्ड की सुविधा, जो घूमने के लिए जाते हैं उस केस की सुविधा, तो जो सुविधा होती है छोटी छोटी, उसमें एक ही ट्रिक याद रखना है, कंपनी टोटल तक खर्चा हो गया, उसके बाद उस खर्चे में से जो कर्मचारी जो चुका रहा है उस राशि को उसमें से घटा दो। आगे पास में फिर जो राशि बचती है वो कौन पे कर रहा है, नियोक्ता पे करता है, कंपनी पे करती है। तो जो पे कर रही है वो उसके लिए क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। किसके लिए, उस कर्मचारी के लिए। कंप्लीट इशू है यहाँ तक। तो हम बात करते हैं आज की क्लास की बात। जैसा कि मैं आप लोगों को इनकम टैक्स पता ही रहा हूँ, तो टैक्स में बहुत सारी चीजें आपको बता चुका हूँ, तो मैं आज की क्लास की बात करता हूँ, हम उससे कंटिन्यू करने वाला है। नेक्स्ट पर्क्यूटिस क्या, अनुलाभ क्या, देखें आप। आज मैं पर्क्यूटिस की बात करता हूं, तो आज हो गया नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना, वो है क्लब व्यय, क्लब एक्सपेंसेस। अब क्लब क्या होता है, अब क्लब जिसको मैं दूसरे शब्द में किट्टी पार्टी नाम सुना होगा अपना, किट्टी पार्टी। कुछ लोगों का क्लब नाम होता है, वहाँ लोग जाते हैं, इंजॉय करते हैं, खाना पीना ऐशो आराम करते हैं, मनोरंजन होते हैं अच्छे खासे, और उसके बाद वो क्या होता है, वो कर्मचारी वहाँ से आ जाता है, वो या फिर दूसरे जो नॉर्मली व्यक्ति होते हैं वो आ जाते हैं। मैं क्लब की बात करूँ, क्लब किसे कहते हैं वो मैं आपको एक पिक्चर बना रहा हूं आपके माइंड के अंदर, समझ आ गया। क्लब का मतलब क्या है, मनोरंजन के जो साधन उपलब्ध होते हैं, क्या होता है, जाएंगे, खाने पीने करेंगे, नाच गान करेंगे और उसके वापस आ जाएंगे, वो कहेगा क्लब। एक प्रकार से किट्टी पार्टी बोल सकते उसको। अब वो क्या होता है, अब इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पहले बात कर रहा हूं कंपनी और या फिर नियोक्ता और उस कर्मचारी की बात करता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया पिछली क्लासों में भी, हर कंपनी की ओर से, मोस्ट ऑफ कंपनियां जो होती है उसकी कंपनी की ओर से अपने कर्मचारी को, जो उच्च अधिकारी होते हैं या फिर जो अच्छी परफॉर्मेंस वाले जो कर्मचारी होते हैं, उनको बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड करती है कंपनी की ओर से। तो उसमें क्या होता है, उसमें कंपनी ये बोलती है आप ये सुविधा ले लो, उस सुविधा में आपसे जो भी खर्चे वगैरह होते हैं उसका एक फिक्स भाग आपको पे करना पड़ेगा, बाकी का भाग हम आपको पे कर देंगे या फिर आगे वाले पार्टी को पे कर देंगे। तो उस केस में क्या होता है, कर्मचारी भी खुश रहता है और कंपनी भी खुश है। क्यों खुश है, कि वो कर्मचारी वहां पे कंटिन्यू काम करता रहेगा। ये तो बात होगी कर्मचारी और कंपनी की बात करता हूं। अब मैं बात करूं इनकम टैक्स की बात करता हूं। इनकम टैक्स क्या बोलता है, इनकम टैक्स ये बोलता है कि यदि किसी कर्मचारी को अपने नियोक्ता की ओर से कोई सुविधा प्रदान की जा रही है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उस केस में कंपनी की तरह कितना खर्चा हो रहा है और आप कितना पे कर रहे हो उसमें से उसको घटा दो, बाकी की जो राशि बचती है वो उस कर्मचारी के लिए क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। कंप्लीट याद है। तो मैं बात करता हूँ इसकी क्लब एक्सपेंसेस की बात करता हूँ। क्लब एक्सपेंसेस क्या होता है, जैसा कि बोल रहा है, कर्मचारी व उसके परिवार के सदस्यों को दी गई क्लब सुविधा का मूल्यांकन निम्न विधि से होगा। जो भी सुविधा दी जा रही है, अब क्लब का मतलब समझ आ गया होगा आप लोगों को, क्लब का मतलब क्या होता है। अब बात करते हैं इसमें नियम क्या बोल रखा है। अब नियम का आप देखना, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसा का वैसा ही है। ट्रिक मैंने आपको बता रखी है, क्या बता रखी है,
आपको पता चल गया होगा। ये बोलता है नियोक्ता के द्वारा दिया गया वास्तविक व्यय, जो नियोक्ता जो भी खर्चा करता है वो आपको लिखना है, माइनस करना है कार्यालय उद्देश्यों के लिए किया गया व्यय। यदि क्लब का जो एक्सपेंसेस हो रहा है वो यदि किसी ऑफिस चीज के लिए भी हो रहा है, इसमें कुछ भाग ऑफिस का भी है, तो उस केस में उसको उसमें से घटा दिया जाएगा, माइनस कर्मचारी से प्राप्त की राशि। कहाँ से? जैसा कि मैंने आपको बताया कर्मचारी से भी कुछ पैसा कंपनी कुछ लेती है, तो उसने कंपनी ने जो भी पैसा का फिक्स क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है, आपको इतना पैसा आपको पे करना पड़ेगा, तो जितना पे कर्मचारी कर रहा है उसको उसमें से घटा दे। छोटा सा नॉर्मल सा रूल्स है, क्या करना है समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि उदाहरण की बात करता हूँ, मान लो कि कोई कर्मचारी है, वो किसी क्लब का सदस्य भी है, या फिर कंपनी ने क्या बोल रखा है, आप वहाँ जाओगे, उस क्लब में जाते हो तो हमारे मीटिंग का भी काम हो जाएगा और साथ ही साथ आप अपने फैमिली को लेके जाओ तो अच्छा इंजॉयमेंट भी हो जाएगा। तो कर्मचारी हो गया खुश, उसने बोला ठीक है सर मैं तो चला जाऊँगा और अपनी फैमिली को भी लेके चला जाऊँगा। तो दोनों काम एक पन दो का जो है, ऑफिस का काम भी हो रहा है और साथ ही उसके घूमने फिरने का काम या फिर मनोरंजन का काम भी हो रहा है। तो क्या होगा, मान लो वो वहाँ पे गया, क्लब में गया, ऑफिस का काम निपटाया उसने, ऑफिस से संबंधित जो भी मीटिंग वगैरह थी उसने उस चीज़ को निपटाया, फिर फैमिली के साथ उसने फुल एंजॉय किया, खाना पीना नाच गाना हो गया और उसके बाद वो आके ऑफिस में चला गया, काम हो गया और ऑफिस चला गया। दूसरे दिन ऑफिस जाता है तो उसको बॉस पूछता है कैसा लगा, कैसा हुआ काम, वो लगा सर बहुत अच्छा लगा, ऑफिस का काम भी मैंने निपटा दिया और इसके बाद मैं पर्सनल की बात करता हूँ, निजी की बात करता हूँ, उसमें मेरे को भी बहुत मजा आया, मेरे फैमिली वालों को बहुत मजा आया। फिर क्या होता है, फिर बोलता है सर इतना, सर पूछते हैं कितना खर्चा हुआ, सर इतना खर्चा हुआ। अब जैसे कि मान लो वो क्लब में गया और उसके 10,000 का खर्चा हुआ, कितने का खर्चा हुआ, टोटल जो खर्चा हुआ वो कितने का हुआ, 10,000 का खर्चा हुआ। आगे बस में अब कंपनी क्या बोलती है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कंपनी ने रूल्स बना रखे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे हैं कि जो भी खर्चा होता है आपके ओर से, हम आपको सुविधा प्रदान कर रहे हैं, तो या तो क्या करेंगे, या तो उसने क्या बना रखा है, एक फिक्स परसेंटेज बना रखा होगा या फिर फिक्स अमाउंट बना रखा है, इतना आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो नॉर्मली क्या करती है कि कंपनी दोनों रूल्स को फॉलो करती है। वो देखती है कि उस सुविधा का मूल्य मैक्सिमम कितना हो सकता है, अधिकतम कितना हो सकता है। ज़्यादा खर्चा हो रहा है तो वो क्या, तो उस चीज़ को परसेंटेज में फिक्स कर देगी, और छोटा खर्चा होता है उसके में क्या, उसको अमाउंट में फिक्स कर देगी, तो उससे कंपनी को बेनिफिट होता है। और दोनों बात हो रही है यहाँ पे। तो मैं बात करता हूँ, मान लो कि कंपनी ने नियम बना रखा है, यदि क्लब का जो भी होता है एक्सपेंसेस होता है कर्मचारी की ओर से, तो उस केस में जो भी खर्चा होगा, मैं उदाहरण ले रहा हूँ, ध्यान रखना आप लोग, जो भी खर्चा होगा कंपनी ने नियम बना देगा 10% आपको उस कर्मचारी को पे करना पड़ेगा। कितना, 10% दे देगी कंपनी, और बाकी का जो 90% बचा वो कौन पे करेगा, वो कंपनी पे करेगी। आगे पास में स्टूडेंट यहाँ तक। तो हम बात करते हैं, जैसे कि इसी की बात करते हैं, कोई व्यक्ति था क्लब में गया और उसका खर्चा कितना हुआ, 10,000 रुपये का हुआ, कंप्लीट है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे अपन, सबसे पहले अपन कर्मचारी की बात करते हैं। तो कंपनी ने जैसे नियम बना रखा है, तो 10% खर्चा किसको भी बियर करना पड़ेगा, किसको बियर करना है, उस कर्मचारी को बियर करना है। तो 10,000 का जो 10% होता है वो कितना होगा, 1,000। यानी इस खर्चा 1,000 रुपये कौन दे, वो कर्मचारी दे देगा। आगे भाई पॉइंट नंबर 1 हो गया। अब मैं बात करता हूं कर्मचारी और कंपनी की बात तो खत्म। अब मैं बात करता हूँ इनकम टैक्स की बात। इनकम टैक्स क्या बोलता है, जो भी खर्चा हुआ है वो लिखो, मेरा खर्चा हुआ 10,000 रुपये का, माइनस, कंप्लीट। फिर ही बोलता है कार्यालय उद्देश्य के लिए, कार्यालय उद्देश्यों के लिए किया गया है। अब जो वो मीटिंग में वहाँ पे क्लब में गया था, तो जैसा मैंने आपको बताया था, उसके बॉस ने उसको बोल रखा था कि मीटिंग का भी कुछ काम है वो आपको करना है, उसके बाद आप अपने मनोरंजन का काम कर सकते हो, एंजॉयमेंट का काम कर सकते हो। तो वो बंदा वहाँ पे गया, व्यक्ति वहाँ पे गया, उसने वहाँ मीटिंग में गया था। तो मीटिंग में क्या, दूसरे बाहर से व्यक्ति भी आए थे, उनके साथ उन्होंने मीटिंग की, तो उनके भी चाय पानी का खर्चा तो वही होगा, वहाँ सीटिंग का खर्चा भी होता है, बहुत जगह सीटिंग का पैसा भी लिया जाता है इस वजह से। तो हॉल था, उस हिसाब से उनका चाय पानी का खर्चा हो गया, दूसरा खर्चा हो गया। मान लो कि वो खर्चा उसके हुआ 3,000 रुपये का। सुनना मेरी बात को ध्यान से, ऑफिस हिसाब से, ऑफिस के हिसाब से उसको खर्चा हुआ वो 3,000 रुपये का हुआ। तो इनकम टैक्स क्या बोलता है, टोटल खर्चे में से जो ऑफिस के लिए जो खर्चा उसको घटा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो 3,000 का खर्चा हुआ, ये 3,000 लिख दिया, माइनस कर्मचारी से प्राप्त की राशि। कर्मचारी इसको कितने पे करेगा, कर्मचारी जैसे मैंने बोला कि नियम बना रखा 10% बन नियम बना रखा, तो 1,000 रुपये आया था। आगे बात में यहाँ तक, तो कितना हो गया, 10 में से 3 गया तो 7, 7 में से 1 गया तो कितना बचा, 6,000। तो ये जो राशि होगी, यही राशि कहलाएगी, क्या कहलाएगी, ये वाले कर योग्य मूल्य। कौन सा मूल्य है, कर योग्य मूल्य।
जो अनुलाभ है, जो परक्यूटिज है, वो कौन सी है, कर योग्य। कंप्लीट यहाँ तक। वैसे तो मैंने आपको एक चीज का, हर चीज का ट्रिक बता रहा है कि क्या करना, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। जो भी छोटी छोटी सुविधाएं होती है, बड़ी सुविधा का टैक्स प्रीमियम में बड़ा होता है। मोटर कार फैसिलिटी होगी, मेडिकल फैसिलिटी होगी, रेंट फ्री अकोमोडेशन हो गया, ये जो सुविधाएं बड़ी सुविधा होती है उसका टैक्स का ट्रीटमेंट अलग तरीके से किया जाता है। और ये जो छोटी जो सुविधा होती है, इस पर रूल्स के हिसाब देखते हैं, इनकम टैक्स के हिसाब से माना जाता है, ये छोटी छोटी सुविधा होती है। तो छोटी सुविधा का एक ही नियम है, मोस्ट ऑफ जगह एक ही नियम आएगा। नियम क्या आएगा, जो खर्चा होता है उस खर्चे में से ऑफिस का खर्चा कितना वो घटा दो, और उसमें से कर्मचारी कितना दे रहा है वो घटा दो। घटाने के बाद जो राशि आती है वो राशि कौन सी कहलाएगी, उसकी कर योग्य मूल्य कहलाएगा। कौन सा मूल्य कहलाएगा, कर योग्य मूल्य कहलाएगा। कंप्लीट अंडरस्टूड यहाँ तक। बढ़े हम आगे की तरफ। ये तो बात हो गई किसकी, क्लब एक्सपेंसेस की बात हो गई। समझ में आ गया क्लब एक्सपेंसेस क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं आगे तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वैसे तो इनकम टैक्स पूरी इंटरेस्टिंग है। देखें आप, चल संपत्ति का प्रयोग। अब चल संपत्तियां क्या होती है, इंग्लिश में जिसको बोल सकते हैं मूवेबल असेट्स। असेट संपत्तियां, आपने अकाउंट्स की क्लासों में असेट्स के बारे में काफी पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा, और समझ में भी आप लोगों को संपत्तियां क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इसमें क्या क्या जोड़ा जाता है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। मैं तो अकाउंट्स की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ टैक्स की बात कर रहा हूँ। मैं टैक्स के अंदर क्या होता है कि कंपनी की ओर से अपने कर्मचारी को कुछ ऐसी सुविधाएं भी होती हैं जो उनका चल संपत्तियां होती है। चल संपत्ति का मतलब क्या हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, फिर अदर कोई भी बाइक्स वगैरह हो गई, जिसका उपयोग क्या करता है कंपनी दे रखा, चल जाओ यार कोई दिक्कत नहीं, आपने कंप्यूटर का लैपटॉप कोई कुछ काम हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप घर पे लेके जाओ, काम करो, आपके खुद का काम भी करो, साथ ही साथ ऑफिस का काम भी करो। कंप्लीट यहाँ तक। बाइक्स की बात होगी तो बाइक आप मार्केट में कहीं जाना हो तो बाइक का उपयोग लो, और साथ ही साथ मान लो आपके पास गाड़ी की सुविधा नहीं है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है जो कंपनियां होती है बाहर से कर्मचारी को बुलाती है, बाहर से मतलब क्या हो गया, आउट ऑफ स्टेशन बाहर से बुलाती है, तो उस केस में उसके पास कुछ व्हीकल वगैरह तो होते नहीं है, तो वो भी कंपनी क्या बोलती है, आप हमारी गाड़ी ले लो और आप चले जाओ। कंप्लीट है, तो वो कहलाती संपत्तियां। तो इनकम टैक्स क्या बोलता है, ये तो बात है कोई कंपनी और कर्मचारी की बात कर रहे हैं, हम इनकम टैक्स की बात करते हैं। इनकम टैक्स क्या बोलता है, यदि किसी कर्मचारी को क्या होता है, या कर्मचारी के परिवार का कोई सदस्य है, उसको क्या कर रहा है, चल संपत्ति के प्रयोग, कोई चल संपत्ति का उपयोग के लिए उसको अधिकार दे दिए गए, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में इनकम टैक्स क्या बोलता है, कंप्यूटर तथा लैपटॉप, मैं बात करता हूं इसकी, यदि जैसे मैं आपको बोल रहा था कंप्यूटर यदि और लैपटॉप की सुविधा इसको प्रदान की गई है उससे अपने कर्मचारी को या उसके परिवार के सदस्य को, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में उसके जो सुविधा का मूल्य होगा वो शून्य माना जाएगा। कितना माना जाएगा, जीरो माना जाएगा। कंप्यूटर और लैपटॉप के बाद एक छोटी चीज है। अब ये इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं इसका छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने लेता हूँ। मान लो मैं माना की बोल रहा हूँ, मैथ्स में जैसे गणित के अंदर माना की पढ़ते थे, माना की मतलब क्या होता है, वास्तविक रूप से ऐसा होता नहीं है लेकिन मान लेते हैं। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो कोई कंपनी, एक ऐसी कंपनी जो क्या करती है, कंप्यूटर या लैपटॉप को सेल या परचेस करती है, खरीदती है उसको सेल कर देती है, ठीक है, तो बहुत सारे इसके पास स्टॉक पड़ा हुआ होता है। तो उस केस में कोई कर्मचारी आता है या फिर कंपनी ने नियम भी बना रखा होता, हो सकता है कंपनी के पास कर्मचारी जाता है, वो बोलता है कि मेरा बेटा है, उसके कोई असाइनमेंट है उसको बनाने हैं, तो उस केस में मेरे को एक कंप्यूटर या फिर लैपटॉप मुझे कुछ समय के लिए आपको दे दो और उसके बाद मैं वापस आपको क्या कर दूंगा, आपको वापस दे दूंगा। या फिर पॉइंट नंबर 2 क्या हो सकता है, कंपनी ने क्या बोल रखा है, हमारे लैपटॉप का ऐसा एक लैपटॉप आपने घर के लिए ले लो, जब तक नौकरी करोगे तब तो लैपटॉप आपके पास रहेगा, और जब नौकरी से आप चले जाते हो या किसी कारणवश कुछ हो जाता है तो उस केस में लैपटॉप फिर से लौटा देना। यानी उस कंपनी ने अपने कर्मचारी को लैपटॉप की सुविधा प्रदान की, सुविधा प्रदान की है, तो उस केस में टैक्स का ट्रीटमेंट तो होना चाहिए, क्योंकि उस कर्मचारी को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, क्योंकि उसके लैपटॉप का खर्चा बच गया, लाभ हो रहा है। लेकिन इनकम टैक्स क्या बोलता है, कोई दिक्कत नहीं, यदि कंप्यूटर और लैपटॉप हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको कोई टैक्स की राशि नहीं चुकानी, जो राशि जो भी आपको सुविधा मिले वो फ्री है। ठीक है, आगे बात स्टूडेंट यहाँ तक, ये तो बात हो गई कंप्यूटर और लैपटॉप की बात हो गई। अब बात करते हैं अन्य चल संपत्तियां। अन्य चल संपत्ति में आता क्या, तो जैसा मैं आपको बोल रहा था बाइक हो गई, एक छोटा सा एग्जांपल हम किसका लेते हैं, बाइक का लेते हैं, दूसरी स्कूटी वगैरह का लेते हैं, तो सुविधा उसको प्रदान कर रखी है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आप लोग देखें चल संपत्ति में 2 चीजें दे रखी है। वैसे आप लोगों को ध्यान है, मोटर कार फैसिलिटी आपको ध्यान आया, मोटर कार फैसिलिटी का तो बड़ा सा ट्रीटमेंट था, ये छोटी गाड़ी है, छोटी संपत्ति है, उसमें भी क्या होता है, लेकिन कंडीशन 2,
कौन कौन सी? पहली कंडीशन, वो जो गाड़ी जो भी सुविधा दी जा रही है संपत्ति की, वो स्वयं नियोक्ता की गाड़ी हो तो क्या होगा? और या फिर यदि उस गाड़ी को किसने कहां से ले रखा, उसने उसके किराए पे ले रखा और किराए पे लेने के बाद उसको कर्मचारी को दे रखा, मतलब लिंक जुड़ रहा है, उस केस में क्या होगा? देखिए हम लोग, यदि वो जो चल संपत्ति है वो क्या हुआ, नियोक्ता के स्वामित्व वाली है। किसके स्वामित्व वाली? नियोक्ता के स्वामित्व वाली। तो उस केस में क्या होगा, वास्तविक लागत का 10%, जो भी लागत है उस गाड़ी की उसका 10% पर एनम, PA का मतलब क्या होता है, पर एनम, प्रति वर्ष, कंप्लीट है, उसको में से घटा देंगे। क्या घटाएंगे? उसमें से घटा देंगे कर्मचारी से प्राप्त राशि। जैसा कि मैं आपको बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूं, जो भी सुविधाएं प्रदान की जाती है कंपनी की ओर से अपने कर्मचारी को, तो वो पूरी की पूरी जो खर्चा होता है वो वहन कंपनी नहीं करती है। उसका कुछ भाग वो अपने कर्मचारी से लेती है और बाकी का भाग कौन देती है? कंपनी देती है। कंप्लीट यहां तक? तो उस केस में क्या होगा, अब उसमें से आपको उसको घटाना पड़ेगा, जो भी लागत आ रही है उसका 10%। मान लो उदाहरण के लिए 50,000 की गाड़ी कोई है, ठीक है, उसका जो भी खर्चा वगैरह 50,000 की उसकी वैल्यू हो रही है, 50,000 का 10%, पर एनम की बात कर रहा हूँ, 50,000 का 10% कितना होता है? 5,000 रुपये होता है। कंप्लीट है? ये तो हो गए 5,000 रुपये, 50,000 का 10% हमने निकाल दिया। फिर क्या करना है? फिर ज्यादा कुछ नहीं करना है, माइनस करना है कर्मचारी से आप कितना प्राप्त कर रहे हो राशि को। तो कर्मचारी को बोल रहा है कि 200 रुपये पर मंथ का देना पड़ेगा। 200 रुपये पर मंथ, कितना मुनाफा? 200 रुपये में कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है ना, तो इसलिए इसमें नियम बना रखा है। मैं जस्ट इमेजिन कर रहा हूँ, जस्ट इमेजिन। तो 200 रुपये प्रति माह हो गया, तो साल का कितना हो गया? 12 दूनी 24। तो उस 5,000 में से उस 2400 रुपये को घटा देंगे क्योंकि कर्मचारी पे कर रहा है। तो 5,000 में से 2400 गया तो कितना बचा? कितना बचा? 2600। 5,000 में से 2600, 2400 गया तो बचा कितना? 2600 रुपये। कंपटीशन में तक बात समझ में आ गई होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी गाड़ी की जो भी संपत्ति है, मैं एग्जांपल ले रहा था, एग्जांपल किसके लिए? गाड़ी का लिया था, जिसकी वैल्यू कितनी थी? 50,000 रुपये थी। 50,000 का मैंने 10% निकाला, 10% पर एनम का बैठा उस हिसाब से। 50,000 का 10% जो होता वो कितना होता? 5,000 होता, माइनस कर्मचारी से प्राप्त राशि। तो जैसा मैंने आपको बताया, फैसिलिटी के रूप में कुछ न कुछ पैसा उसको कर्मचारी को पे करना ही पड़ता है। बिल्कुल ऐसा नहीं कि फ्री की सुविधा मिल जाएगी। तो जो भी होता है, तो मैंने मान के चला है कि 200 रुपये उसको पे करना पर मंथ का। तो 200 को मल्टीप्लाई किया, गुणा किया, मैंने किससे किया? 12 से कर दिया, तो उसके साल भर की वैल्यू नहीं चुकेगी। तो 5,000 में से 2400 को मैंने लेस कर दिया, तो उसकी जो राशि बनी है, टैक्सेबल जो राशि बनी है, टैक्सेबल जो बनी है, वो कितनी बनी? 2600 रुपये बनी। तो मैंने 2600 रख दिया। कंप्लीट? ये तो बात होगी इसकी। अब क्या होता है, जो फैसिलिटी है वो फैसिलिटी नियोक्ता की है, तो नियोक्ता की, लेकिन उसके पास उसने क्या, जैसे गाड़ी की बात किया तो उसने गाड़ी को कहीं से किराए पे लिया। आ रही बात समझ में? किराए पर लेने के बाद उस सुविधा को वो कहाँ दे रहा है? उस अपने कर्मचारी को दे रहा है। फिर क्या करेंगे उस केस में? आपको ये काम करना, क्या करना देखें आप लोग, नियोक्ता द्वारा भुगतान या भुगतान योग्य किराया राशि माइनस कर्मचारी से वसूल की राशि। मैंने आपको एक ट्रिक बताया कि क्या ट्रिक बताया कि आपको एक ही काम करना है, खर्चा कितना हुआ वो, उसमें से कर्मचारी कितना दे रहा है वो घटा दो, फिर जो राशि बनेगी वो क्या होगी? उसकी फैसिलिटी हो जाएगी, और वो फैसिलिटी पे क्या लग जाएगा? वो टैक्स लग जाएगा। वो टैक्सेबल अमाउंट कहलाएगा, जो भी अमाउंट आएगा वो टैक्सेबल आएगा। हर चीज में आप लोग देखो, मैंने आप पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था और इस वाली क्लास के अंदर भी ये हो रहा है। आई बात में स्टूडेंट तक? तो ये तो बात होगी किसकी? चल संपत्ति के बाद। एक छोटा सा एग्जाम्पल इसमें दे रखा है। मिस्टर अश्विनी जो है केरल के इंजीनियरिंग कॉलेज में वो क्या है? नियुक्त है, अपॉइंट कर रखा होगा। वेतन व भत्तों के अलावा उन्हें एक लैपटॉप, LCD प्रोजेक्टर, वीडियो कैमरा भी प्रयोग करने के लिए मिला है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फैसिलिटी मिलती है। यह क्रमशः, देखो डेट तो कुछ भी हो सकती है, 12 मार्च 2014 को क्रमशः 50,000 रुपये, 55,000 रुपये और 25,000 रुपये में खरीदे गए थे। देखें आप लोग, ये इनकी वैल्यू दे रखी है। 50,000 का लैपटॉप हो गया, LCD जो प्रोजेक्ट हो गया वो 55,000 रुपये का हो गया, और जो वीडियो कैमरा हो गया वो कितने का हो गया? 25,000 का हो गया। आरे पास में स्टूडेंट तक? ये तो बात होगी यहाँ पे। कॉलेज द्वारा प्रदत्त इन संपत्तियों के प्रयोग का कर मूल्य योग्य ज्ञात करना। आपको क्या करना? कर योग्य मूल्य ज्ञात करना। अब देखें आप कैसे क्या होगा। इस एग्जाम्पल इसने कैसे लिया, देखो देखें मन। तो जैसे कि इसको सुविधा कौन कौन सी मिल रही थी? इसको लैपटॉप की मिल रही है, LCD की मिल रही है और वीडियो कैमरा की मिल रही है। लेकिन इनकम टैक्स के हिसाब से हम देखते जाएं, लैपटॉप जो है, आप लोग देखो, लैपटॉप जो है उसको उसकी जो राशि होगी शून्य, कितनी होगी? शून्य हो जाएगी।
आ रही बात में? तो यहाँ पे इसका लिखा आप देखो, इसको सोल्यूशन देखें आप लोग। लैपटॉप जो है उसकी राशि क्या होगी, वो 0 हो गई, नील हो गई। कंप्लीट यहाँ तक। फिर बात करते हैं एलसीडी प्रोजेक्टर की। अब प्रोजेक्टर वगैरह जो दोनों जो चीज़ें जो आ रही है वो किस में आ रही है, देखें आप लोग, इसमें आ रही है, इसमें तो है ही नहीं है, इसमें आ रही है। इसमें क्या होगी, नियोक्ता के स्वामित्व वाली और नियोक्ता क्रिया पे ली गई। तो नॉर्मली मान के चलना है जो खरीदा है वो किसने खरीदा है, कंपनी ने खरीदा होगा, ये छोटी चीज़ें होती है इस वजह से। तो उस केस में क्या हो रहा है, उस केस में वास्तविक लागत का 10%, वास्तविक लागत का 10% माइनस कर्मचारी से प्राप्त राशि, कर्मचारी कितना पे कर रहा है उसके ऊपर। यदि हम इस उदाहरण की बात करते हैं, इस उदाहरण में यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है कि कर्मचारी कितना दे रहा है, कुछ नहीं दे रखा, तो नॉर्मल सी बात है, कुछ दे ही नहीं रखा तो मतलब क्या, वो कुछ पे कर ही नहीं रहा है। मतलब कि जो भी राशि आएगी उसका क्या करना आपको, टैक्सेबल में आ जाएगा, कोई माइनस करने की आवश्यकता नहीं है। तो कितना, नियम क्या बोलता है, 10% बोलता है, बोलता ही नहीं बोलता है। अब देखो तो नियम का हिसाब से देखो आप लोग, देखिए आप लैपटॉप का जो अमाउंट आ गया वो कितना आ गया, नील आ गया। कंप्लीट है। फिर बात करते हैं एलसीडी प्रोजेक्टर 10%, मैंने आपको 10% 10% ऊपर बताया था, तो एलसीडी प्रोजेक्टर भी इसको मिला है। कितने का एलसीडी प्रोजेक्टर है, देखो आप लोग, एलसीडी जो प्रोजेक्टर है, एलसीडी प्रोजेक्टर इसमें 55, इसमें तो मिस्टेक हो गई है। एलसीडी प्रोजेक्टर जो है देखा जाए तो यहाँ पे 55,000 रुपये का, क्या है, 55,000 रुपये। तो 55,000 का कितना निकालना पड़ेगा आपको, 10% निकालना पड़ेगा। 55,000 का जो 10% होता है वो कितना होता है, 5,500। कितना होता है, 5,500 होता है। आगे बात में स्टूडेंट्स, फिर बात करते हैं नेक्स्ट जो फैसिलिटी मिली है वो कितनी मिली है, वीडियो कैमरा की मिली है। वीडियो कैमरा की वैल्यू कितनी है, 25,000 रुपये। 25,000 का 10% कितना होता है, 2500 रुपये होता है। कंप्लीट है। तो इसको इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा अपने, ये हो जाएगा 8,000 रुपये। तो करियो की जो इसकी राशि आ जाएगी असेट्स के रूप में देखा जाए तो वो कितने आ जाएगी, 8,000 रुपये आ जाएगी। कंप्लीट है। लैपटॉप को नील लिखा क्योंकि एज पर रूल्स। बाकी की राशि पे क्या निकाले हमने, 10% निकाला, डायरेक्ट 10% निकाल दिया, उसमें से कुछ घटाया नहीं। क्यों नहीं घटाया, कि क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा था कि कर्मचारी उसको कितना दे रहा है, कर्मचारी पे कितना कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। तो उस वजह से मैंने क्या करा, डायरेक्ट 10% निकाला और उसका अमाउंट सामने की तरफ लिख दिया। कंप्लीट है। तो 55 + 2500 कितना हो गया, 8,000 हो गया। ये जो राशि होगी वो राशि कौन पे, ये राशि जो उस सामने वाला जो व्यक्ति है मिस्टर अश्विनी जो है उसके लिए वो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। कंप्लीट। हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट आता है चल संपत्ति का अंतरण। अंतरण का मतलब होता है ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, हस्तांतरण। ये होता है हस्तांतरण का मतलब क्या होता है, कुछ जैसे कि एक उदाहरण की बात ही करता हूँ मैं, कोई कर्मचारी है किसी कंपनी में काम करता है, कंपनी की ओर से उस कर्मचारी को कोई सुविधा या संपत्ति, चल संपत्ति की बात करें, चल संपत्ति में लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह देता है, वो उसको दी गई थी, उसने उस सुविधा का क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। कोई भी परिवार का कोई भी सदस्य हो सकता है, उसको ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। उस केस में क्या होगा, क्लियरली लिखा है, नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को अथवा उसके परिवार को किसी सदस्य को चल संपत्ति के अंतरण से होने वाले लाभ के मूल्य का निर्धारण निम्न विधि से होगा। कैसे होगा, देखें आप लोग, कंप्यूटर व अन्य बदे संपत्ति की वास्तविक लागत, जैसे कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, उसमें से घटा देंगे जितने वर्ष यह संपत्ति नियोक्ता द्वारा प्रयोग की गई है। इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ, कंपनी ने अपने कर्मचारी को कोई सुविधा दी है, जैसे कंप्यूटर की बात ही करते हैं, दिए, कर्मचारी अभी भी आया, सुविधा दी होगी, तो उस समय कंप्यूटर जब लाया होगा उसमें उसने जो एम्प्लॉयर है, नियोक्ता है, उसने उस संपत्ति का प्रयोग कब तक किया, उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। देखा आप लोग, संपत्ति की वास्तविक लागत माइनस जितने वर्ष यह संपत्ति नियोक्ता द्वारा प्रयोग की गई है, नियोक्ता के द्वारा प्रयोग की गई, कंपनी के द्वारा प्रयोग की गई है, उस प्रत्येक वर्ष के लिए शेष घटते शेष सिद्धांत के आधार पर संपत्ति की लागत का कितना प्रतिशत कम करना होगा, 50% कम करना है। जैसे कि बात करते हैं, मैं एलसीडी प्रोजेक्ट की बात ही करता हूँ, कंप्यूटर की बात करता हूँ, कोई कंप्यूटर है 20,000 रुपये कंप्यूटर था, लागत इसकी कितनी आई थी, 20,000 रुपये आई थी, आगे बात में, या 20,000 रुपये आ रही थी, और बात करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 20,000 रुपये कंप्यूटर, माइनस क्या करना है, जो भी संपत्ति की जो लागत, कितने साल उसने उसको उपयोग किया, कितने साल उस संपत्ति का उसने उपयोग किया। जैसे आपको नियम पता, 10% नियम आपको पता लग गया, 10% नियम है, तो मान लो कि उसने 2 साल या 3 साल उसने उस चीज का उपयोग, 2 साल उपयोग किया, एक बार के लिए मान चलता हूँ 2 साल उस चीज का उपयोग किया उसने, तो आपको करना क्या है,
सबसे पहले आपको करना है कि 20,000 का आपको 10% निकालना पड़ेगा एज पर रूल्स। आई बना 20,000 का 10% होता है मात्र 2,000 रुपये। उसका 50% क्यों? नियम बोल रहा, क्लियर बोल रहा, 50% नियम बोल रहा। तो उसने कितने साल उस संपत्ति का उपयोग किया? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितने भी साल उस संपत्ति का उपयोग किया उससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर उस राशि को इसमें से घटा देना। कंप्लीट यहाँ तक? ये तो बात होगी किसकी? कंप्यूटर व अन्य की बात होगी। अब हम बात करता हूँ नेक्स्ट की, मोटर कार। वैसे देखा जाए मोटर कार की बात करते हैं, मोटर कार की जो फैसिलिटी होती है उसके बारे में आपको पिछली क्लासों के अंदर बहुत ही डीपली बताया था, सब कुछ डिटेल्स में बताया था। मैंने आपको उस क्लासों के अंदर बताया था कि मोटर कार फैसिलिटी का उपयोग कैसे होता है। 1600 सीसी तक है तो उस केस में क्या करना है, 1600 सीसी से अधिक है तो उस केस में क्या करना है, ये हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। तो मोटर कार की फैसिलिटी के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है, आप उसी चीज़ को यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये नियम वही वाला नियम है, इसमें थोड़ा सा छोटा समरी के रूप में दे रखा है, आपको उस चीज़ को फॉलो करना है। कंप्लीट। मैं बात करता हूँ अन्य संपत्ति की बात करता हूँ। अन्य संपत्ति में सीधा ये बोल रहा है कि संपत्ति की वास्तविक लागत माइनस नियोक्ता द्वारा प्रयोग किए गए हर वर्ष के लिए सीधी रेखा तरीके से, स्ट्रेट लाइन मेथड। देखो एक तरीका होता है, और मैं डेप्रिसिएशन की बात भी कर सकता हूँ। उसमें भी क्या होता है, 2 प्रकार के मेथड होते हैं। एक तो स्ट्रेट लाइन मेथड, मूल्यह्रास की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जो कि आप लोगों को अकाउंट्स में उसका नॉलेज दे दिया होगा, ज्ञान दे दिया होगा, या फिर आने वाली क्लासों में दिया जाएगा उसका। तो उसमें क्या करना, जो भी उसकी वैल्यू होती है उसको स्ट्रेट लाइन मेथड से उसमें से घटाना है। क्योंकि हर साल क्या होता है, हर संपत्ति की भूमि को छोड़ते हुए उस संपत्ति की वैल्यू में क्या होती है, कमी होती है, कटौती होती है। हर संपत्ति की बात करते हैं, मोबाइल हो गया, बिल्डिंग हो गई, या फिर कोई व्हीकल हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, उनकी संपत्तियों में क्या होती, कमी होती फिक्स है ये। ठीक है, तो उस केस में क्या करना है, ये बोल रहा है कि आपको स्ट्रेट लाइन मेथड, इसमें 2 मेथड चलते हैं। ये डिटेल में अपन को इतना नहीं समझना है क्योंकि अपन टैक्स की क्लास पढ़ रहे हैं इस वजह से। तो संपत्ति की लागत को कितना करना, मात्र 10% कम करना। जैसे कि लैपटॉप लाया या फिर कंप्यूटर लेके आया तो क्या करना, उसको 10% कम कर दो। गाड़ी लेके आएगा 10% कम कर दो, उसमें से इसको कटाना है। कंप्लीट याद है? तो स्टूडेंट ये तो बात हो गई किसकी, सच्चाल संपत्ति की बात करते हैं। तो आपको अभी तक जो मैंने बताया वो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको क्या क्या बता चुका हूँ। मैंने आपको इनकम टैक्स में बात करते हैं, इनकम टैक्स की परक्यूटीज की बात करते हैं, फॉर्मेट की बात करता हूँ। मैं फॉर्मेट की बात ही कर लेता हूँ, आपको समझाता हूँ मैंने फॉर्मेट अभी तक आपको क्या बताया था। तो उसके हिसाब से आपको पता चल रहा है कि जो बताई जा रहे हैं उसमें करना है क्या अपने को। ये देखें आप लोग, परक्यूटीज क्या होती है आपको समझ में आ गया होगा। परक्यूटीज में मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट बताए, वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब क्या होगा, अब क्या होगा देखें आप लोग, इसको फॉर्मेट को पीछे की तरफ आप लोगों को नजर आ रहा होगा फॉर्मेट में क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले जो बताया था मैंने आपको इनकम फ्रॉम बेसिक पे सैलरी के बारे में, पे स्केल के बारे में बताया था। वेतनमान में जो पे स्केल होता है, ज्वाइनिंग करता है तो उसमें उसकी सैलरी ये होती है। फिर हर साल क्या होती है, उसकी वेतन वृद्धि होती है। आपको ध्यान आ रहा होगा कुछ ना कुछ, तो वो टॉपिक यहाँ पे हो चुका है। फिर अलाउंस की बात करते हैं, तो आने वाली क्लासों में मैं आपको भत्तों के बारे में बताऊंगा। भत्ते क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनका टैक्स का ट्रीटमेंट कैसे होता है, वो मैं आपको आने वाली क्लास में बताने वाला हूँ। फिर बात करता हूँ मैं परक्यूटीज की, इनकम फ्रॉम परक्यूटीज की बात करता हूँ, अनुलाभ की बात करता हूँ। अनुलाभ में मैंने आपको बहुत सारी सुविधाओं के बारे में बताया, उसका टैक्स का ट्रीटमेंट कैसे करता है वो मैंने आपको बता चुका हूँ। आगे बस में जिसके अंदर हम बात करते हैं, किसकी बात करें, जिसके अंदर मैंने आपको बताया है रेंट फ्री एकोमोडेशन, मैंने आपको बताया मोटर कार फैसिलिटी, मैंने आपको बताया मेडिकल फैसिलिटी, मैंने आपको बताया नौकर की सुविधा, भोजन की सुविधा, अवकाश की सुविधा, बिजली पानी की सुविधा, क्रेडिट कार्ड की सुविधा, उपहार की सुविधा, चल संपत्तियों के उपयोग की सुविधा, अदर बहुत सारी सुविधाओं के बारे में मैंने आपको बताया। और टैक्स का ट्रीटमेंट में आपको बताया कैसा करना है। बड़ी बड़ी सुविधाओं को छोड़ के अलावा जो छोटी सुविधाएं होती है उसमें आपको छोटा सा एक ही तरीका अपनाना है। क्या अपनाना है, जो खर्चा हुआ वो उसमें से कर्मचारी कितना पे कर रहा है उसको उसमें से माइनस कर दो, बाकी की जो राशि बचती है वो राशि उस कर्मचारी के लिए क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। कंप्लीट यहाँ तक। तो ये जो फॉर्मेट आप लोगों को नजर आ रहा है, फॉर्मेट क्या चीज है, 2 मिनट के लिए आपको इसमें रिवाइज करता हूँ उसमें क्या था। आपको ध्यान हो तो मैंने आपको फर्स्ट जो क्लासें हुई थी, स्टार्टिंग क्लासेस की बात कर रहा हूँ, इनकम टैक्स की बात करता हूँ, तो मैंने आपको आय के जो स्रोत होते 5 प्रकार के स्रोत के बारे में बताया था। ध्यान आया कुछ। पहला जो स्रोत था आय का स्रोत था वो था वेतन से आय, इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा पॉइंट था मकान संपत्ति से आय, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा पॉइंट था इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, व्यवसाय एवं पेशे से आय। चौथा पॉइंट
इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, पूंजीगत लाभों से आए। और पांचवा और फाइनल जो पॉइंट था वो कौन सा था, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अन्य स्रोत से आए। हम अभी तक जो क्लासों में पढ़ा है और आने वाली क्लासों में हम पढ़ेंगे वो पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी इनकम टैक्स का जो पहला स्रोत होता है, आय का जो पहला स्रोत है वो कौन सा, इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी वेतन से आय। और उसी का हम टैक्स का ट्रीटमेंट पढ़ रहे थे, जिसमें ने आपको बेसिक पे के बारे में बता दिया, साथ ही साथ परक्यूटिस कंप्लीट हो चुकी है। और इस फॉर्मेट के आधार पर लास्ट में हमको पता लगेगा कि जो भी इनकम होती है किसी व्यक्ति की सैलरी से, कर्मचारी को या फिर कोई भी व्यक्ति होगा जिसको वेतन से आय होती है, उसके ऊपर टैक्स की गणना कैसे की जाती है, इस फॉर्मेट के आधार पे हम लास्ट में इस चीज को समझेंगे। जिसमें पहला पॉइंट अपना हो चुका है, परक्यूटिस वाला पॉइंट अपना हो चुका है, कंप्लीट है। अब नेक्स्ट जो क्लास में बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, भत्तों की बात करेंगे, ठीक है। उसमें से जो इन तीनों को जोड़ने के बाद जो आती वो कहलाती ग्रॉस सैलरी। उसमें से डिडक्शन होते हैं, डिडक्शन करते हैं। डिडक्शन को हिंदी में कहा जाता है कटौतियां। और कटौतियां कौन सी है, अंडर सेक्शन 16, यूएस का मतलब क्या होता है, अंडर सेक्शन 16 कुछ धाराएं होती है, उपधाराएं होती है। उपधारा 16 के अनुसार दो प्रकार की अपन लेस करेंगे, एक करेंगे प्रोफेशनल टैक्स को और दूसरा करेंगे अपन इंटरटेनमेंट अलाउंस को, मनोरंजन भत्ते को अपन लेस करने वाले हैं। उसके बाद जो राशि आती है वो कौन सी कहलाती है, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैंने आपको परक्यूटिस के बारे में बता दिया है, अपने अनुलाभ कंप्लीट हो चुके हैं और मैं आपको आने वाली क्लासेस के अंदर अलाउंस के बारे में बताऊंगा। तो हम आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट क्लास को मैं लेके आऊँगा बहुत जल्द। धन्यवाद।